नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी अफवाह है। आपको बता दें कि कोरोना के कम होते हुए केसों के बीच नई आशंका ने कि एक नई लहर आ सकती है, वो चिंता बढ़ा दी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में देश में कोरोना की लहर की आशंका है, जो कि अक्टूबर में पीक कर सकती है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें अक्टूबर में तीसरी लहर के पीक करने की आशंका कही गई है। और यह भी कहा गया है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों को लेकर अधिक सावधानी बरतनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश में टीकाकरण की रफ्तार को नहीं बढ़ाया गया तो तीसरी लहर में हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख तक भी पहुंच सकता है, जो कि चिंता की बात है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट हैं गंगाराम अस्पताल में, और डॉक्टर समीर दलवई हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चतुर्वेदी, रिपोर्ट जो आई है वो कहती है कि तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर को लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी क्या राय है? कितनी ये खतरनाक हो सकती है? लोगों को कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? देखिए, आपने पहले भी सुना था, जो सभी लोगों ने बोला है कि देखिए, पेंडेमिक का मतलब ही है कि पेंडेमिक चल रहा है, वायरस गया नहीं है। आज भी आप देखिए, यूएस में भी 1 लाख केसेस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट यूके में भी, फ्रांस में भी, जितने हमारे 30-35 हजार केसेस हो रहे हैं रफली। तो इसका मतलब है कि पेंडेमिक जारी है। हाँ, पेंडेमिक वेव्स में इसलिए आता है कि जब हम लॉकडाउन करते हैं तो कम हो जाता है, और जैसे ही लॉकडाउन खोलते हैं तो बढ़ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। सो इट डिपेंड्स। तो ये प्रेडिक्शन किया गया है कई एजेंसीज ने, एक ने नहीं, कम से कम 3 एजेंसीज, 4 एजेंसीज हैं, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे आईआईटी हैदराबाद हो, आईआईटी कानपुर हो, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जो एनडीए में, उन्होंने भी प्रेडिक्शन किया है कि थर्ड वेव तो आएगी, और थर्ड वेव अक्टूबर में कहीं आने की संभावना है, सितंबर अक्टूबर में वो यहां वहां हो सकता है। तो जब इतने लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं। ये मैथमेटिकल मॉडल में कई कई चीजों को लिया गया है। जैसे एक चीज ये ली गई है कि भाई उस समय तक हो सकता है कि जो इम्यूनिटी है थोड़ी कम हो जाएगी। होगा क्या कि फर्स्ट वेव में करीब 30% पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, सेकेंड वेव में 30% और। तो इसका मतलब 60% लोग तो ऑलरेडी हमारे नेचुरली इम्यूनाइज हैं। बट इसका मतलब है कि 40% तो इम्यूनाइज नहीं है ना। और हमारी खुद की इम्यूनाइजेशन रेट अभी जितना हम सोचते थे हम नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन इश्यू ऑफ द वैक्सीन। तो अभी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो इन सबको ध्यान में रख के लिया गया है मॉडल, कि हमारे पास एक तो ये चीज है कि यस, देयर आर पीपल जो इन्फेक्टेड नहीं है, उनको होने की संभावना है। दूसरा, बच्चे जिनको वैक्सीनेशन हुआ नहीं है वो हो सकती है। तीसरा चीज ये है कि अभी जैसे जितना लंबा पैंडेमिक चलेगा उतना ही न्यू वेरिएंट्स आते जाएंगे। जब न्यू वेरिएंट्स आएंगे तो ये पूरी जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये मॉडल यही हमें बताता है कि सावधानी लगातार बरतनी, क्योंकि पैंडेमिक गई नहीं है। ये जो आपने जिस बात से शुरुआत की थी वो सबसे अहम हमारे लिए हो जाती है। डॉक्टर दलवाई, बच्चों के लिए माँ बाप की चिंता इस वेव में ज्यादा है, और बहुत पहले से ये बात कही जा रही है, तीसरी वेव बच्चे, तीसरी वेव बच्चे। तो यही आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि साइंटिफिकली जो न्यूज आ रही है कि थर्ड वेव हो सकती है, ये बहरहाल ये ठीक बात है। मगर फिर भी मैं पेरेंट्स से खास करके कहूंगा कि ऐसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बच्चों में पहले वाले वेरिएंट्स या अभी आए वाले वेरिएंट्स में बच्चों में ज्यादा संक्रमण होने की कोई संभावना है, या बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है ज्यादा सीरियस होता है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं कि बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बात पेरेंट्स को, पालकों को, समाज को समझनी चाहिए, और यहाँ पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी के साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, कि पूरे समाज में जो है वैक्सीनेशन का जो रेट है, वो जो दर है, वो बढ़ना चाहिए।
ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज 50, 60, 70% तक जाएगा, तब हम सभी सुरक्षित रहेंगे। मगर इसमें यह जरूरी नहीं है कि बच्चों को ही पहले अलग किया जाए और उन्हें ही वैक्सीन दिए जाए और उसका स्कूल शुरू होने से कोई डायरेक्ट संबंध हो, कोई एक प्रभाव नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को कोई स्पेशल नीड्स है या कोई कोमॉर्बिडीज है, जैसे कुछ बच्चों को डायबिटीज होता है, कुछ बच्चों को हृदय विकार की बीमारियां होती है, कुछ बच्चों को इम्यून रिलेटेड डिजीजेस होती है, कुछ बच्चों का ट्रांसप्लांट किया गया होगा, या जिन बच्चों को कुछ स्पेशल डिसेबिलिटी होगी, इन बच्चों को प्रायोरिटी पे वैक्सीन दिया जाना चाहिए। अदरवाइज आज साइंस एविडेंस यही है कि सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों को बचाने का वही है जिसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मतलब 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और सफाई रखना, यही मेन चीजें हैं। और मैं बार बार सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इन चीजों को ध्यान में रख के अपने बच्चे को बचाएं। इधर पैनिक करने की जरूर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मगर प्रिपेयर करने की आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए इस पैंडेमिक को देखते हुए तीसरी वेव से उन्हें बचा के रखें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तीसरी वेव से बचने का तरीका यही है, जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, कि भूलें ना कि पैंडेमिक अभी गई नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। लेकिन इस सब के बीच में एक दिक्कत और आ रही है और वो है डेंगू। तो देश में इस मौसम में फ्लू, डेंगू के मामले बढ़ने लग जाते हैं और इस बार भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ये सिर्फ पहले जैसे दिल्ली में बहुत देखा जाता था ऐसा नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है, गोवा में भी देखा जा रहा है, वाराणसी से भी मामले आए हैं। ऐसे में दिक्कत हो जाती है कभी कभार लोगों के लिए ये समझना कि ये डेंगू का मामला है या कोविड का मामला है, क्योंकि कई बार शुरुआती सिम्टम्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जुड़ गए हैं, जो कि चीफ हैं ट्रॉमा कोविड सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। शुक्रिया डॉक्टर मल्होत्रा हमसे बात करने के लिए। डेंगी और पिछले साल भी ये देखा जा रहा था कि डेंगी और कहीं ना कहीं कोविड के सिम्टम्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? जी, ऐसा है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड और डेंगू दोनों वायरल इलनेसेस हैं और वायरल इलनेसेस के कुछ कॉमन फीचर होते हैं। लेकिन डेंगू और कोविड के बीच में अंतर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन्फ्लुएंजा और कोविड के बीच में अंतर करना मुश्किल है। लेकिन क्यों जो आपने सवाल डेंगू के पूछा, तो डेंगू में कुछ एक चीजें बड़ी पर्टिकुलर होती हैं, जैसे कि बहुत जोड़ों में तेज दर्द होना, कमर में दर्द होना, आंख के पीछे दर्द होना, और जिस तरह से आपने कहा कि ये सिर दर्द हो सकता है, बुखार बड़ा हाई होता है, कई बार वो पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जबकि जब तक कोविड में जब तक साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होता तब तक ऐसा बुखार नहीं होता, क्योंकि आपका किसी भी पैरासीटामोल से या उससे कंट्रोल नहीं। और दूसरी बात ये है कि नाक बहना या खांसी आना, इस तरह के फीचर्स डेंगू में जनरली नहीं होते। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा मैं, इस बार जब बुखार होता है तो एक पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को कोविड टेस्ट कराने को कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है अगर आपके एरिया में कोविड का इंसिडेंस बहुत कम है, अगर आपको जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोविड के टेस्ट कराए जाते हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव आता नहीं है, वो इन्फ्लुएंजा है या डेंगू। तो इसमें हमें बराबर इस पे भी नजर रखनी पड़ती है कि सोसाइटी में या कम्युनिटी में कितना प्रेवलेंस इस समय कोविड का चल रहा है। और जबकि डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमको कोविड का ध्यान रखना है क्योंकि महामारी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें जैसे इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड या डेंगू मिस नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ जाए लेकिन इस तरह के सिम्टम्स हों, तो क्या दूसरे टेस्ट भी करवा लें फिर? जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी 100% नहीं है, 70 to 75% है। और दूसरे हमने ये भी देखा कि जो हमारी सेकेंड वेव थी जिसमें काफी हद तक डेल्टा वेरिएंट था, उसमें कुछ बहुत ज्यादा इंसिडेंस थी नेगेटिव रिपोर्ट आने की। तो नॉर्मली देखिए ऐसा है कि 48 से 72 घंटे तक के तेज बुखार में किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इमीडिएटली कराने की आवश्यकता नहीं होती है, अनलेस कि कोई आपको डेंगू कोविड के पेशेंट से कांटेक्ट हुआ और आप उसको रूल आउट करना शुरू कीजिए। अब 72 घंटे के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करानी है कि जिससे कि इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कोविड
और मलेरिया इनके बीच में अंतर हो सके, जो कि सिंपल बिल्कुल। टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। खास करके डेंगू जो एक सिंपल से जो NS1 एंटीजन से बड़ा इजीली डिटेक्ट हो सकता है फर्स्ट डे पे। जी तो अगर डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा लगता है तो NS1 एंटीजन टेस्ट करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर से सलाह जरूर लें और बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो आपको सही राह दिखा सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद गूगल और NDTV की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो कि चीफ हैं ट्रॉमा कोविड सेंटर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। शुक्रिया डॉक्टर मल्होत्रा हमसे बात करने के लिए। हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं कोविड टीके के असर की। ये जो टीके अभी हमारे देश में सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब कितने असरदार हैं एक शख्स में, इंडिविजुअल में बीमारी को रोकने में और पैंडेमिक की रोकथाम के लिए भी? जी, तो हमारे पास जो पैंडेमिक को रोकने के लिए जो सबसे इफेक्टिव मेजर है इस समय वो टीका ही है। और कोई भी टीका 100% इफेक्टिव नहीं होता है, और WHO ने बहुत पहले ये कह दिया था कि अगर 50% इसकी इफेक्टिवनेस है तो ये उसको फैलने से रोक सकता है। तो हमें पैंडेमिक को जैसे रोकना है तो हमारे जितने भी इंजेक्शंस है उन सब में इफेक्टिवनेस जो है इससे ज्यादा है। अब ये जो इफेक्टिवनेस है वो टीके से टीके पे, भिन्न भिन्न टीके में अलग होती है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग होती है, क्योंकि जो एक टीका है वो आपकी बॉडी को एक चैलेंज है। जैसे कि इससे इन्फेक्शन का एक नकली तरह से आपने आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी को चैलेंज किया कि आपको इन्फेक्शन होगी तो क्या होगा। तो बिना वायरस से लड़े हुए वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को जो प्रिपेयर करता है वो हमारी इंडिविजुअल हेल्थ पे और इम्यून स्टेटस पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, आपको कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको कोई ऐसी दवाइयां हैं ये मिल रही हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, तो आपकी रिस्पॉन्स जाहिर है कम होगी। यंग लोगों में अच्छी होगी, बच्चों में अच्छी होगी। बच्चों में तो हम वैक्सीनेशन करते हैं तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। तो ये इंजेक्शन से इंजेक्शन और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन जितने भी इंजेक्शन है वो सब कारगर हैं अपना काम करने में, क्योंकि है पैंडेमिक को रोकना। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मैं आम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं टीका लगवा लेता हूं तो क्या मुझे जिंदगी भर के लिए कोविड का डर दूर हो जाएगा? जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नई बीमारी है और नया टीका है। और हालांकि हमें मालूम है कि जो 2003 में जो सार्स हुआ था उसमें कई लोगों को 17 साल बाद भी 2020 में भी उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज पाई गई। ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो हमारी पॉपुलेशन में जिनको इन्फेक्शन होने के बाद या टीका होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो, लेकिन अभी हमारा यही है कि कम से कम एंटीबॉडी रिस्पांस कुछ समय के बाद वीन ऑफ जाती है, हालांकि T सेल इम्यूनिटी रहती है। तो किसी भी तरह से अभी ये कहना संभव नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी। इसमें संभव है कि कुछ समय के बाद हमें डोजेस की आवश्यकता पड़े। डॉक्टर साहब, आपने टी सेल बोला, ये टी सेल कैसे फिर मदद करते हैं? सो टी सेल्स जो है वो इस तरह से है कि जैसे आपकी चाइना बॉर्डर पे सपोज करिए आपका दुश्मन है, तो एक तो आपका इम्यूनेशन है और एक आपकी जो आपकी एंटीबॉडीज है वो एम्यूनेशन है। लेकिन जो बी सेल उनको बनाती है और जो टी सेल है ये लोग कमांडर हैं और वर्क फोर्स है। तो ये जो टी सेल्स है वो एक्चुअली फाइट करती है इन्फेक्शन को, और बी सेल्स है वो एंटीबॉडी बनाती है जिनसे लड़ाई होती है। तो दो तरह की इम्यूनिटी इन्फेक्शन से भी और वैक्सीन से भी बनती है। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज आ गई है जिन्होंने ये कहा है कि जो वैक्सीन से होने वाली इम्यूनिटी है वो नेचुरल इन्फेक्शन वाली इम्यूनिटी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा कारगर और ज्यादा लाभ। तो लोग इस पर ना भरोसा करें कि बीमारी हमें हो जाएगी या हमारे आसपास लोगों को हो जाएगी तो हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। वैक्सीन लगाना जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि वो इम्यूनिटी आपको बेहतर इम्यूनिटी देगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते यही कहेंगे कि आप अपना टीका जरूर लगवाएं और मास्क पहने और दूरी बनाए रखें, क्योंकि टीके के बाद भी ऐसा करना जरूरी है। नमस्कार।